जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मज़ीद चैप्टर 4। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये ग्राफ देखा था जिसने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कौन सी कितनी लाइफ साइकिल्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के, कितनी तरह की स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन ज़रा स्लो स्लो होती है, आपकी सेल्स थोड़ी होती है, आपका प्रॉफिट या तो बहुत थोड़ा होता है, या तो ज़ीरो होता है, या तो नेगेटिव होता है। उसके बाद आती है बरकत। बरकत को हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में आपकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। फिर आती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे आपकी सेल्स भी टॉप पे होती हैं, पीक पे होती हैं, और आपका प्रॉफिट भी टॉप पे होता है। और फिर फाइनली आपको आ जाता है जवाल। जवाल को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं डिक्लाइन। और डिक्लाइन के बाद या तो प्रोडक्ट डिक्लाइन में ही बहुत सालों तक चलती रहती है, या वो अचानक से फौत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और क्या हमने कोई मजीद चीज़ें देखी थी? हाँ जी, हमने देखी थी। हमने कहा था किस फेज़ में क्या मार्केट कंडीशन होती है और क्या इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं किसी कंपनी के। उसके बाद हमने देखा था कि स्पाइरल किस तरह शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, टॉप से शुरू होता है और एंड पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने होमवर्क की बात की थी। हमने कहा था होमवर्क में क्या होगा, पेज नंबर 83 to 87। एक नज़र बुक भी देख लेते हैं, 83 to 87 पे क्या लिखा हुआ है बुक में। 83, ये तो आ गया 96। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। 74, ज़्यादा पीछे चले गए। जी, ये रहा। जी, लाइफ साइकिल मॉडल में क्या है, बुक ने पहले आपको चार स्टेजेस बताई। फिर उस बुक ने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी। फिर उसने ग्रोथ फेज के ऊपर अलग से बात की, मेच्योरिटी फेज के ऊपर अलग से बात की, डिक्लाइन के ऊपर अलग से बात की। इस पेज पे कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं। फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे वही वाली डायग्राम है, लेकिन ये थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की है, लेकिन बात उसमें भी वही है जो मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाई थी। बल्कि यहाँ तो देखें, प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है। मेरी वाली डायग्राम में जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा नेगेटिव में था। अच्छा। देन बुक ने आपको मजीद एक एग्जांपल दी। फिर बुक ने आपको कॉस्ट इम्प्लीकेशंस बताएंगे, कौन सी वाली स्टेज पे कौन सा वाला खर्चा होता है। आपको एक पूरी लिस्ट उठा के दे दी। फिर बुक ने आपको बेनिफिट्स बताया। स्लाइड्स में आपको एक ही बेनिफिट बताया था, यहाँ आपको बुक ने ढेर सारे बेनिफिट्स बता दिए। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लिया होगा। फिर आपने पढ़ा रेलेवेंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंपनी जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रही होती है, स्ट्रेटेजिक बेसिस पे डिसीजन ले रही होती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन से मुराद है कि हम किसी नई मार्केट में एंटर हों, कोई नई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करें, तो गौर व फिक्र करते हुए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हेल्प कर सकता है कंपनी के बड़ों की, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह की, वो लिखा है 3 4 लाइनों में। फिर मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट एग्जिट, साइकिल ऑफ कंपटीशन। साइकिल ऑफ कंपटीशन मैंने आपको कल डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। फिर मजीद एक एग्जांपल आ गई, उसके कुछ सॉल्यूशंस है। हाँ जी, ये सारा होमवर्क में था। इस सारे में एग्जांपल में कोई लाइन ना समझ आई हो? अवाम में खामोशी पाई जाती है, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आई थिंक एक ही था, प्रैक्टिस। आपने कहा क्वेश्चन 10, लो जी, मुझे देखना नहीं पड़ा, वेरी नाइस। मुझे ज़रा देखने दें। कंट्रोल F पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से सेल्फ टेस्ट के नाम से होता है बुक में, SEL। हाँ जी, सेल्फ टेस्ट के नाम से। सेल्फ टेस्ट में कंट्रोल F कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गए सेल्फ टेस्ट के सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि लाइफ साइकिल के बारे में है। इट इज़ वाइडली रियलाइज दैट कंपनीज पास थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट, स्टेट 4 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अपेरेंट इन अ कंपनी विच इज द स्टार्टअप और इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस, और नंबर 2, रैपिड ग्रोथ एंड रैपिड एंड डायनामिक ग्रोथ स्टेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। हाँ जी, 4 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनिशियल फेज पे। जी सोचें, कंपनी जब इनिशियल फेज पे होगी, इसके क्या 4 करेक्टरिस्टिक्स होंगे? दो मैं बता देता हूँ, दो आप लोग बता दें। पहला ये कि उसकी सेल्स बहुत थोड़ी सी होंगी। नंबर 2 ये कि उसका प्रॉफिट या तो जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो बहुत ही नेग्लिजिबल सा होगा। और नंबर 3, चलो तीसरी भी मैं बता देता हूँ, कंपनी को ढेर सारा खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में एंड अवेयरनेस में, कि लोगों को पता चले कि यार ये चीज़ हम जो नई लॉन्च कर रहे हैं एग्जैक्टली है क्या। जी, एक आधा पॉइंट आप लोग बताना चाहेंगे?
आपने कहा कॉस्ट ज्यादा होगी, आपने कहा रिसोर्सेज नॉट सफिशिएंट होंगे, ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा, और इसका पार्ट बी क्या था? द रैपिड एंड डायनामिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि सेकंड स्टेज की बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ की बात हो रही है। हाँ जी, ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था? ग्रोथ में हमने कहा था कि आपकी सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है, आपको कैपेसिटी के ऊपर ढेर सारा खर्चा करना पड़ता है, आपको नई ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, नई फैक्ट्रीज वगैरह खोलनी पड़ती हैं। तो जो आपने पिछले पॉइंट में लिखा था कॉस्ट ज़्यादा होगी, आप उसे थोड़ा सा मजीद लेबोरेट करके लिखेंगे। पहले स्टेज पे मार्केटिंग वगैरह की कॉस्ट ज़्यादा होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, जबकि सेकंड स्टेज पे मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी और अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की कॉस्ट ज़्यादा होगी। जी, एनीथिंग एल्स? न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, हम तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं न्यू फीचर्स। आप उसी प्रोडक्ट में कोई नई चीज, मतलब कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दें। नई प्रोडक्ट का तो नया लाइफ साइकिल होगा ना। आपने कहा कमेंट्स में बल्क बाइंग की वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपने, आपकी नीयत सही है, लेकिन आपने सेंटेंस थोड़ा सा ऑपोजिट बोल दिया। आप कहें बल्क बाइंग की वजह से हमारी प्रोडक्शन, अच्छा आपने प्रोडक्शन लिखना होगा, सिर्फ प्रोडक्शन ना लिखने की वजह से आपका सारा सेंटेंस गलत हो गया। आप कहेंगे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आप अपना रॉ मटेरियल वगैरह बल्क में परचेज कर रहे होंगे, बिल्कुल सही। जी, एक ही सवाल था, बिल्कुल इजी सा, आपने हम श्योर होमवर्क में भी किया होगा एक दफ़ा, फिर मैंने आपको करवा दिया। इसका मतलब ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारा डे 4 का क्या टारगेट है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्ड सुना सुना लग रहा है। सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स कि किसी एक बड़ी चीज का एक छोटा सा पोर्शन। जिस तरह टीवी शोज में होता है कि वैसे तो घंटे का शो है, लेकिन ब्रेक से पहले पहले ये है हमारा पहला सेगमेंट, ये है हमारा आखिरी सेगमेंट, इसके बाद शो खत्म हो जाएगा। वर्ड पहले सुना होगा आपने। अब यहाँ हमारी सेगमेंट से क्या मुराद है? हम इस टाइम टीवी शो की तो बात कर नहीं रहे, हम इस टाइम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ मार्केट्स की, मुख्तलिफ बिजनेसेस की। तो सेगमेंटेशन क्या होती है? पहली बात तो ये कि सेगमेंटेशन एक तरह की नहीं, ढेर सारी तरह की होती है। अब मुख्तलिफ बेसिस पे मार्केट्स की, प्रोडक्ट्स की सेगमेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक भाई ने कमेंट्स में कहा डिवीजन कर देना, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा आपने। हम अगर अपनी मार्केट की बात करें तो हम कहेंगे कि हम एक छोटे से मार्केट सेगमेंट में बैठे हैं, और वो सेगमेंट क्या है? कि हम ऑनलाइन क्लासेस को फोकस करने वाला एक इदारा है जिसका नाम है CMADZ। याद करें, पहली ही क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम कह रहे हैं एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन इंडस्ट्री। उसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स हैं, CA की मार्केट, ACCA की मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अंदर भी हमने फर्दर डिवीजन कर लिया कि वो क्लासेस जो वो कॉलेजेस जो ऑनलाइन क्लास पे फोकस करते हैं, और वो कॉलेजेस जो कि फिजिकल क्लासेस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलती है। तो ये हमने एक छोटा सा डिवीजन कर लिया। डिवीजन हमने किस बेस पे किया है? ये डिवीजन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, के हम क्या कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लासेस कर रहे हैं। ये किसी और बेसिस पे भी डिवीजन हो सकता था। क्या हमारी डिवीजन किसी और बेस से मुराद है? जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल से हमारी क्या मुराद हुई? एरिया के हिसाब से हम कहेंगे कि ये पंजाब के कॉलेजेस हैं, ये सिंध के कॉलेजेस हैं। बल्कि ये सिर्फ करने वाली बात नहीं, असल में एक लेवल पे भी ऐसा ही होता है। नॉर्थ लेवल की जो है वो अपर मैनेजमेंट अलग है, साउथ उसकी अलग है। अब नॉर्थ में क्या आता है? नॉर्थ में 2 प्रोविंसेस आते हैं, साउथ में 2 प्रोविंसेस आते हैं। इसी तरह हम फंक्शन की बेस पे भी कर सकते हैं। बुक ने हमको क्या एग्जांपल दी? फुटवेयर, रनिंग वर्सेस हाइकिंग। आप सर्विस के या बाटा के अगर शू स्टोर में जाएं तो आपको हर तरह के जॉगर्स मिलेंगे, बल्कि जॉगर्स में भी आगे टाइप्स है। टेनिस शूज अलग हैं, बास्केटबॉल शूज अलग हैं, रनिंग शूज अलग हैं, और सारे तकरीबन दिखने में सेम ही दिखते होते हैं, सारे जॉगर जॉगर की तरह के होते हैं। लेकिन एक के ऊपर स्टिकर बना होता है कि दीज आर बास्केटबॉल शूज, एक के ऊपर होता है कि दीज आर हाइकिंग शूज। तो आपने एक ही तरह के जूते की सेगमेंटेशन कर दी कि ये वो लोग पहने जिन्हें भागने का शौक है, और ये वो लोग पहने जिन्हें सारे दिन पहन के खड़े होना है किसी ड्यूटी वगैरह देने के लिए। तो हमने फंक्शन की बेस पे सेगमेंटेशन कर दी। नेक्स्ट एक और सेगमेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी स्लैश परफॉर्मेंस। इसकी आसान तरीन एग्जांपल, मैं जब फर्म में था तो मेरे मैनेजर साहब ने एक क्लाइंट को दी थी। बड़ी मजे की एग्जांपल है, मुझे इसीलिए आज तक याद है। क्लाइंट उनसे बात कर रहा था अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की। उसने कहा कितने चार्जेस होंगे? अब मैं आपको इतनी बताऊंगा कितने चार्जेस थे। तो आगे से क्लाइंट ने कहा कि हैं, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, यही वाली रिटर्न तो फलाना लॉयर इतने से पैसे लेके भी फाइल कर देता है। तो मैनेजर साहब ने आगे से कहा था,
मेहरान के भी चार पहिए होते हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और मर्सिडीज के भी चार पहिए होते हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो क्या फर्क है, मेहरान की प्राइस कुछ और है, मर्सिडीज की प्राइस कुछ और है। तो वही वाली बात के चार पहियों वाली चीज जो आपको आपको इधर से उधर लेके जा रही है, लेकिन किस चीज का फर्क है, क्वालिटी स्लैश परफॉर्मेंस का। आप कभी भी मेहरान को मर्सिडीज से कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं, एक है सेगमेंट इकोनॉमी और एक है सेगमेंट प्रीमियम। जी, अच्छी एग्जांपल थी। आगे चलें, एक और आपके पास सेगमेंट हो सकता है सोशियो डेमोग्राफिक स्लैश लाइफस्टाइल। कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप बड़ी एज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप मेल्स को टारगेट कर रहे हैं। इस सारी बेसिस के ऊपर भी सेगमेंटेशन हो सकती है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ आधी बात की है, हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, उससे कंपेयर करके हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक अदर डायग्राम आ रही होगी। देखें एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे लिखा है क्वालिटी। फिर आप देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे लिखा है PRICE, प्राइस। अब आपको क्या क्या नजर आ रहा होगा, आपको चार डब्बे नजर आ रहे होंगे, उनके अंदर लिखा है ग्रुप 1 2 3 4। आपको कुछ एम्प्टी स्पेसेस नजर आ रही होंगी जिनका नाम है स्ट्रेटेजिक स्पेस। ग्रुप 1 के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर गौर करें। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे कम क्वालिटी ग्रुप 1 वाली प्रोडक्ट्स की है। अच्छा, अगर प्राइस के हवाले से बात की जाए तो सबसे कम प्राइस किसकी है? ग्रुप 1 की। इसी तरह आप देखें ग्रुप 4 की प्राइस भी सबसे ज्यादा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि प्राइस भी सबसे ज्यादा है। अब जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये स्ट्रेटेजिक स्पेस है। इसका मतलब ये जो खाली डब्बे हैं, यहाँ एक नई प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो पहली वाली स्ट्रेटेजिक स्पेस है, ये वाला जो डब्बा है जो कि ग्रुप 1 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसका एक्स एक्सेस पे पोजीशन सेम हो, यानी कि क्वालिटी उसकी वही हो जो कि ग्रुप 1 वाली प्रोडक्ट्स की होती है। बट फिर इंक्रीज क्या हो रहा है, वाई एक्सेस इंक्रीज हो रहा है। आप कहेंगे कि उसकी प्राइस ग्रुप 1 वाली प्रोडक्ट से ज्यादा है। अब मैं आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ। आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट होगी ग्रुप 1 वाली और एक प्रोडक्ट होगी, लेट्स से उसका नाम हम रख देते हैं ग्रुप 5। मुझे इस टेबल को देख के सोच के बताइएगा, आप ग्रुप 1 की प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे या ग्रुप 5 की? कमेंट्स में लोगों ने कहा 1। क्यों 1? ग्रुप 5 क्यों नहीं? ग्रुप 5 नई प्रोडक्ट है। मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ एक जो टेक्निकल चीज है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। और मल्टीपल लोग समझ गए, आपने कमेंट्स में कहा क्वालिटी सेम है बट प्राइस डिफरेंट। बंदा पूछे सेम क्वालिटी में एक चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, एक 150 रुपए की मिल रही है, तो आप क्यों उस ग्रुप 5 वाली प्रोडक्ट को पसंद करेंगे? तो अब यहाँ से एक और हमने बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट सीखा, और वो ये कि हर स्ट्रेटेजिक स्पेस अच्छी स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं होती। ये डब्बा तो बना हुआ था ग्रुप 1 के ऊपर, लेकिन हम कहेंगे कि ये डब्बा किसी काम का नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसकी प्राइस ग्रुप 1 से वाली प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो सेम हो, तो कोई भी उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। चलें, अब आपको थीम समझ आ गया। आप जल्दी से इसका हम नाम रख देते हैं ग्रुप 6। मुझे बताएं, कोई ग्रुप 6 की प्रोडक्ट पसंद करेगा या ग्रुप 3 की? 3। यहाँ भी एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि सेम क्वालिटी लेकिन प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा। तो नहीं, ग्रुप 6 भी जो है वो किसी को पसंद नहीं आएगा। हम ग्रुप 6 के अभी आगे भी कांटा लगा देते हैं, ग्रुप 5 के आगे भी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सवाल करता हूँ। लोग ग्रुप 2 प्रेफर करेंगे या ग्रुप 3? अब देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है, सुकून से सोच के जवाब दीजिएगा। नहीं जी, पहला कमेंट आ गया,
ब्यूटीफुल। यकीन माने जो मेरे दिमाग में आंसर आ रहा था आपने एग्जैक्ट वही आंसर दिया है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ सबको। इन्होंने कहा डिपेंड्स ऑन कि उन्होंने प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करना है, क्वालिटी पे भी। यकीन माने 100% सही जवाब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के बीच में कंपैरिजन करो, तो दोनों की प्राइस भी डिफरेंट है, तो बंदा पूछे क्वालिटी का भी डिफरेंट है। अब आपके ऊपर प्रेफर करता है कि आपने मतलब अगर हम लोकल सी किसी एग्जांपल की बात करें, लेट्स से कि मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने अभी जुमे के फौरन बाद बिरयानी खाई है, तो अगर बिरयानी के बाद बोतल हो जाती तो ज़रा मज़ा आ जाता। अब मेरी मर्जी है कि मैं या तो कम पैसे दे के नेक्स्ट कोला पी लूँ छोटी वाली, या मैं ज़्यादा पैसे दे के रेड बुल पी लूँ। छोटी नेक्स्ट कोला पी के मुझे जो है वो कम एनर्जी आएगी, महंगी रेड बुल पी के शायद मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाए। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए ग्रुप 2 वाली प्रोडक्ट भी अपनी जगह काबिल एहतराम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोला नेक्स्ट बेकार चीज़ है या कोला नेक्स्ट मैं नहीं पसंद करता। कोला नेक्स्ट भी अपनी जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और रेड बुल भी। रेड बुल के पैसे ज़्यादा हैं तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अब डिपेंड्स ऑन मी कि मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा अच्छी चीज़ या कम पैसे दे के कम अच्छी चीज़। जी, आप समझ गए। अच्छा, कमेंट्स में और क्या चल रहा है? अगर क्वालिटी चाहिए तो ग्रुप 3, अदरवाइज 2 डी। जी, आपने भी बिल्कुल वही बात की जो कि मैं एक सुनना चाह रहा था। चलें, हमने दो स्ट्रेटेजिक स्पेसेस के ऊपर बात की, अब एक तीसरी चौथी स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाते हैं। अब ये जो एक बड़ी सारी स्ट्रेटेजिक स्पेस है, मैं ऐसा करता हूँ उसके दो टुकड़े कर देता हूँ। बीच में मैंने लाइन लगा दी। इसका नाम हम रखते हैं पहले वाले बॉक्स का ग्रुप 7। ग्रुप 3 वर्सेस ग्रुप 7, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है? आपने कहा 7। सबने मिलके कहा 7। क्यों? क्योंकि आपको सेम क्वालिटी वाली चीज कम प्राइस में मिल रही है। यार ये तो बहुत आउट क्लास किस्म की बात है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये दिस इज द अच्छी वाली स्ट्रेटेजिक स्पेस। ये वो वाली स्ट्रेटेजिक स्पेस है जहां अगर आप एंटर हो जाएं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंशाल्लाह। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल हम ले लेते हैं। किस चीज़ की एग्जांपल लें? अभी थोड़ी देर पहले मैं बिरयानी की, चलें बिरयानी की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि किसी एक जगह पे बहुत अच्छी क्वालिटी की बिरयानी, लेट्स से 600 रुपए पर प्लेट मिलती है, अच्छी क्वालिटी। आपके पास भी कोई ऐसा बावर्ची है जो कि उसी लेवल की बड़ी अच्छी किस्म की बिरयानी बना सकता है, तो आप उसी इलाके में अगर इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप अपनी प्राइस 600 के बजाय 550 या 500 रख दें, तो क्या आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे? कॉमन सेंस कहती है कि प्रॉफिटेबल होंगे। लोग कहेंगे यार इसका भी टेस्ट वही है, उसका भी टेस्ट वही है, लेकिन उनकी प्लेट 600 रुपए की है, इनकी प्लेट 500 रुपए की है, 550 रुपए की है। अब इसके दो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या तो आपका कंपेटिटर भी अपनी प्राइस कम करके 500 कर लेगा, या आपका कंपेटिटर अपनी क्वालिटी और अच्छी करने की कोशिश करेगा, या और कोई ऐसी डील लगाएगा कि वो कहेगा एक प्लेट के साथ रायता फ्री या बोतल फ्री। इस तरह की कोई डील करके वो किसी तरह अपने कस्टमर्स को वापस लेने की कोशिश करेगा। तो आज के लेक्चर का मेन मकसद ये था कि आपने स्ट्रेटेजिक स्पेस आइडेंटिफाई करनी है बिजनेस करने से पहले, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, कि ये हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कहीं ये खुदा ना खास्ता ग्रुप 5 की या ग्रुप 6 की प्रोडक्ट तो नहीं बन जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें ग्रुप 7 या, चलें एक और हम ग्रुप 8 भी बना के देख लेते हैं। मुझे बताएं ग्रुप 8 अच्छा है कि ग्रुप 4? ग्रुप 8 वेरी नाइस। ग्रुप 4 वाली आपको क्वालिटी मिल रही है लेकिन ग्रुप 4 से कम प्राइसेस में। तो हम कहेंगे ग्रुप 7 और ग्रुप 8 वाली जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है ना, ये बड़ी आउट क्लास है। अगर हम यहाँ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसकी क्वालिटी ग्रुप 3 वाली हो लेकिन प्राइस ग्रुप 3 से कम हो, या ऐसी प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी ग्रुप 4 वाली हो लेकिन उसकी प्राइस ग्रुप 4 से कम हो, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का टारगेट खत्म हो गया। लेकिन नहीं, अभी तो क्लास को आधा घंटा भी नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि यार हमने आधा घंटा भी नहीं पढ़ा, ऐसी क्या बात हुई? अब क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं होमवर्क क्लास में करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आपका आज का होमवर्क वैसे था क्या? पेज नंबर 88 से 92 तक स्टडी करनी थी, और एक अदद ही बस प्रैक्टिस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा एक नहीं है दो है। ऐसा करते हैं दोनों में से एटलीस्ट एक सवाल तो हम क्लास में करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, रेल सेगमेंट्स। चलें जी, आ जाएं बुक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रेल सेगमेंट आपसे क्या चाहता है? द पर्पज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू डिवाइड अ मार्केट इनटू डिफरेंट सेक्शंस, ईच विद अ डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है।
A segmentation strategy is then developed with a different marketing mix is used to market a different product to each segment। वो इंग्लिश में ये कहना चाह रहा है कि आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखते हैं। अच्छा, टिपिकली a different price is charged for our product in each segment but it may be necessary to value the product। ठीक है, वो तो आपको पहले डेफिनेशन ही बता रहा है, मैं अब चलता हूँ रिक्वायरमेंट की तरफ। Suggest in ways in which a railway company might segment its market for the rail travel। आपने कहा कि रेलवे में किस किस तरह की सेगमेंटेशन की जा सकती है। हमने सेगमेंटेशन सोचनी है। अच्छा, आज ही हमने चार तरह की सेगमेंटेशन तो क्लास में ही पढ़ ली थी, पहले वो चार इसके ऊपर तरीके लगाते हैं, फिर कोई अगला चीज सोचेंगे। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, लोकेशन वाइज सेगमेंटेशन। तो हम कह सकते हैं लोकेशन वाइज रेलवे। अगर हम, सवाल ने आपको कभी ये भी कहीं भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की बात हो रही है, इसका मतलब ये आप इंटरनेशनल बात भी कर सकते हैं। तो आप कहें कि भाई फलानी रेलवे इज नेशनल ओनली और फलानी ट्रेन इज ऑल्सो इंटरनेशनल, यानी कि फलानी ट्रेन जो है वो एक शहर से दूसरे शहर तक जाएगी और फलानी ट्रेन ऐसी हैं जो कि साथ वाले मुल्क भी जा सकती हैं, चाइना भी जा सकती हैं। लेकिन तो सिर्फ एक तरह की सेगमेंटेशन हुई, पांच तरह की और करनी है। कितने तरह से करनी है? सवाल ने आपसे कहा कितनी तरह की करनी है? नहीं, सवाल ने ये नहीं कहा, सवाल ने बस कहा ढेर सारी कर दो। तो कर देते हैं मिलके। अब आप लोग मिलके सोचें और किस किस तरह सेगमेंटेशन की जा सकती है। सोचें रेलवे, सोचें आपको रियल लाइफ में रेलवे के बारे में क्या क्या पता है, उसकी बेस पे काफी तरह की सेगमेंटेशंस की जा सकती हैं। आपने कहा क्वालिटी बेस, बिल्कुल सही है। आप कहें क्वालिटी की बेस पे सेगमेंटेशन इस तरह से की जा सकती है कि जो लो क्वालिटी होंगे उसके अंदर सिर्फ सीटें होंगी और जो हाई क्वालिटी वाले होंगे उसके अंदर वाईफाई भी होगा, उसके अंदर बैठने की सीटें भी जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, उसमें एसी लगा होगा, इस तरह की बातें। मैं आपका पॉइंट लेके आगे से तकरीर इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अगर आप पेपर में सिर्फ लिखेंगे ना क्वालिटी बेस तो शायद एग्जामिनर अंकल खुश बहुत ज़्यादा ना हो। तो आपने इस हर पॉइंट को आगे दो तीन लाइनों में एक्सप्लेन भी करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्वालिटी बेस से आपकी क्या मुराद है। तो मैंने कह दिया कि भाई क्वालिटी बेस, जो लोअर क्वालिटी क्लास होंगी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होंगी, हाई क्वालिटी वाले में आपको मुख्तलिफ फीचर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपने कहा इकोनॉमी वर्सेस फर्स्ट क्लास। हाँ जी सही है, इकोनॉमी वर्सेस फर्स्ट क्लास तकरीबन वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की। इकोनॉमी की सीटें छोटी होंगी, आपको शायद खाना वगैरह ना मिले, जबकि फर्स्ट क्लास में आपको मील भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा, अखबार भी मिलेगा, बहुत सी फैसिलिटीज। और दो सेगमेंटेशन होगी, लोकेशन वाइज इंटरनेशनल वर्सेस लोकल वाइज, और दूसरी इकोनॉमी वाइज। और सोचे सेगमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, हाँ जी किया जा सकता है। तीन हो गए। हम कहेंगे फलानी ट्रेन ओनली मेल लोगों को केटर करेगी। और सोचे कम से कम पांच तो हो ना। क्या हम हल्की फुल्की सेगमेंट आपने कहा टिकट की बेस पे कर सकते हैं? चले मेरी बात साइड पे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टिकट्स की बेस से क्या मुराद है आपकी? सस्ता टिकट, महंगा टिकट, ये तो वही इकोनॉमी वर्सेस फर्स्ट क्लास वाली बात नहीं हो जाएगी? थोड़ी सी और डिटेल। मैं आपका पॉइंट शायद समझ, एग्जैक्टली exactly, आपने दिल की बात कर दी। टिकट बेस ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, एक टिकट्स वो जो कि आपको रेलवे स्टेशन जाके परचेज करने पड़ेंगे वर्सेस वो टिकट जो आप वेबसाइट से बैठ के, ऐप से बैठ के कर सकते हैं। वेरी नाइस, ठीक है, एक और सेगमेंटेशन होगी। अब पाकिस्तान पे शायद अप्लाई नहीं करता, लेकिन बाकी मुल्कों में इस तरह की सेगमेंटेशन भी हो सकती है कि ये फलानी ट्रेन जो है वो रेगुलर ट्रेन है और फलानी स्पीड हाई स्पीड वो, या वो जो जापान में आपने देखा होगा मैगलेव ट्रेन जो होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, वो मैग्नेट्स के थ्रू चलती है। आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ये डीजल वाली ट्रेन है और ये मैगलेव ट्रेन है। मैगलेव बोले तो मैग्नेटिक लेविटेशन। दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन्स जो होती हैं, जो कि पहले जापान और अब चाइना में भी होती हैं। जी, एक आइडिया आपको मैंने दे दिया, और सोचें। चलें एक और आइडिया मैं आपको देता हूँ, टाइमिंग बेस्ड। आप कहेंगे ये ट्रेन्स वो हैं जो कि डे टाइम ट्रैवल करती हैं और ये ट्रेन्स हैं जो कि ओवरनाइट ट्रैवल करती हैं।
फर्क है ना। जो लोग सुबह ऑफिसेज जाने के लिए ट्रैवल करते हैं या मुख्तलिफ बिजनेसेस विजिट के लिए ट्रैवल करते हैं, वो दिन के टाइम करते होंगे, और रात के टाइम वो करते होंगे जो शायद रात के टाइम की ट्रेन सस्ती होती हो। तो वो जो दिन के टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रात के टाइम कम फैसिलिटीज का ट्रैवल कर लेते होंगे। तो आई गेस हमने चार पांच इस तरह का थोड़ा सा दिमाग लगा के सेगमेंटेशंस कर ली। एक दफा स्लाइड्स देख लेते हैं, क्या पता हमें वहां से कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जो कि पहले हमें नहीं मिल रहा था। हाँ जी। क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात कर ली। जियोग्राफिकल लोकल वर्सेस इंटरनेशनल के ऊपर हमने बात कर ली। फंक्शन के ऊपर हमने बात कर ली। डेमोग्राफिक के ऊपर हमने बात कर ली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने कहा था कि फीमेल्स की अलग ट्रेन हो जाए। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन सारी बात कर चुके हैं। और खुद भी हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा के देख ली, टाइप ऑफ ट्रेन से, टाइप ऑफ टिकटिंग वगैरह से। तो आई थिंक पाँच छः पॉइंट्स काफ़ी एनफ है। एक सवाल और भी कर लें। हम्म। वीक की आखिरी क्लास है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही वीकेंड आपको ढेर सारा होमवर्क ना मिले। होमवर्क मैं आपको क्लास में ही करा दूंगा, पहला हफ्ता चिल करें। आपने कहा कल क्लास होगी, नहीं। आई वुड ट्राई माई वेरी वेरी बेस्ट के सैटरडे ऑफ हो, आपका भी मेरा भी। हाँ, सैटरडे को टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। पहले ये भी चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा, तो टेस्ट किस चीज़ का लें। हाँ जी, एक सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल है आपके टारगेट में, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या चाहता है। मार्केट सेगमेंटेशन। कमेंट्स, सर जी आई एम न्यू, कितने चैप्टर्स हो गए हैं? अभी पहले ही चल रहा है, हम बड़ा सुकून सुकून से स्लो स्लो पढ़ते हैं। किसी भी दिन क्लास 40 मिनट से ऊपर नहीं हुई। तो अभी पहले ही चैप्टर चल रहा है, जल्दी से। अच्छा, अभी सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आपको इस बात की टेंशन भी नहीं होगी कि पता नहीं लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे। बस आइंदा से रेगुलर रहिएगा प्लीज़। हाँ जी, मैं पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्यूशन कंपनी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ट्यूशन सर्विसेज एंड एजुकेशन पब्लिकेशंस फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। Suggest the ways in which tuition company might segment this market for teaching services and products। लो जी, CMAD से मिलती जुलती बात हो रही है। ट्यूशन कंपनी ने, लेट्स से सीए की ट्यूशन की बात हो रही है। हाँ जी, ट्यूशन कंपनी किस किस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन कर सकती है। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, आप लोगों को बोलने का मौका देता हूँ, वरना आइडियाज तो फौरन से मेरे माइंड में भी आ रहे हैं सीएमएडीसी को लेके। फिजिकल ऑनलाइन, बिल्कुल सही। बेस्ड ऑन कोर्सेज, यस। अच्छा, बेस्ड ऑन कोर्सेज भी इट्स नॉट इनफ, आपको थोड़ा सा और डिटेल लिखनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन कोर्सेज आपकी क्या मुराद है? सीए का कोर्स वर्सेस एसीसीए का कोर्स, या सीए के कोर्स में रेगुलर कोर्स, पोस्ट बैच कोर्स, क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, इस तरह से। जी, और CA/ACCA ठीक है, किया जा सकता है। बेस्ड ऑन डिफरेंट टीचर्स फॉर द सेम सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कहेंगे फलाने टीचर जो हैं वो पीएचडी हैं, और फलाने टीचर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सेम सब्जेक्ट है। बताओ, पढ़ना है तो नहीं? पढ़ना है कि नहीं? ठीक है। बेस्ड ऑन टीचर क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। और चलिए, वो सारे पॉइंट्स आपने बता दिए, तो आप कहेंगे अली शायद को कुछ पता नहीं। अच्छा, एक और अपने पॉइंट अच्छा इसका, सीएमएडीसी से आपने वो लिए है आइडिया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल वर्सेस पे वन टाइम मॉडल, बिल्कुल सही। कितने हो गए अब तक? फिजिकल ऑनलाइन, बेस्ड ऑन कोर्सेज, बेस्ड ऑन टीचर, बेस्ड ऑन टाइप, चार हो गए। हिंट के तौर पे हम अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं। क्या हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे कोई सेगमेंटेशन कर सकते हैं ट्यूशन सेंटर्स की? इनडायरेक्टली हमने कर ली फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन करके। क्या हमने फंक्शन बेसिस पे कर ली? तो वो बेस्ड ऑन कोर्सेज हो गया कि ये फलाने जो है वो रेगुलर कोर्सेज हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डे वन से साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फलाने कोर्सेज क्रैश कोर्सेज हैं, ऐसे 15 दिन में पूरा सब्जेक्ट कराया हुआ है, लेकिन वो एक क्लास जो है वो 5 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी। तो रेगुलर कोर्स वर्सेस क्रैश कोर्स।
फिर आप क्वालिटी स्लैश परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। आप कहें कि भाई फलाना कोर्स है वो सिर्फ क्लासेस का है, उसमें इतने हजार रुपए और दो तो आपको साथ टेस्टिंग भी मिल जाएगी, फिर इतने हजार रुपए और दो तो टीचर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी क्या करेगा। अब आप साथ अप्रिशिएट करेंगे CMADC वाले कितने अच्छे हैं, आपको साथ टेस्टिंग प्लस लेक्चर्स प्लस टीचर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा, तीनों चीज़ें एक ही प्राइस में दे देते हैं माशाल्लाह। क्या सोशल और डेमोग्राफिक बेसिस पे कोई सेगमेंटेशन नहीं की जा सकती? क्या कुछ कॉलेजेस ऐसे तो नहीं है जो कि फिजिकली सिर्फ फीमेल्स को या सिर्फ मेल्स को पढ़ाते हैं? शायद हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने एमी रैंडम सी एग्जांपल दी थी, कोई दिल पे ना ले से। जी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने आज दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए, किसी के माइंड में कोई और चीज़ आ रही है तो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर हमें आज की क्लास इधर एंड करनी पड़ेगी। बस। नहीं जी, जो स्टूडेंट आज न्यू आए हैं या न्यू इसकी जो है वो वर्डिंग सुन रहे हैं, तो शायद आज की क्लास, वंस अगेन मैंने वर्ड शायद बोला है क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, मैं इंतजामिया का पार्ट नहीं हूँ। तो पता नहीं अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल होगी कि नहीं, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के मंडे से अपने क्लास पे टाइम पे आना है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि थोड़ा सा लेट उन्होंने ज्वाइन किया है। तो 3:30 से आपकी 3:45 क्लास का ऑफिशियल टाइम है, लेकिन चूंकि रिजल्ट से पहले वाला टाइम चल रहा है और मैनेजरियल पोर्शन है, हम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिल जाता है, कुछ रीडिंग होती है, कुछ सवालात होते हैं। पास्ट पेपर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको स्कैन पे कराऊंगा, साथ आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, ये जो रंग बिरंगी हसीन किस्म की स्लाइड्स हैं। अह, ठीक ठीक है, दैट्स इट। किसी के माइंड में कोई और बात वीकेंड के हवाले से है तो बता दें, नहीं तो फिर आज की क्लास इधर एंड करते हैं और फिर मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह मंडे को। नहीं जी, फाइनली एक क्वेश्चन आ गया। सर पेपर सिलेक्शन बता दें ग्रुप बी के लिए। पेपर सिलेक्शन, मैं तो ये कहूँगा BAE पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं, आगे आपका क्या प्लान है। वैसे तो ये सजेस्ट किया जाता है कि ग्रुप बी के आप 3 पेपर देंगे, साथ 4 पेपर देंगे तो थोड़ा सा डेंजरस बात है। जी, भाई ने कहा होमवर्क, होमवर्क अब सवाल तो मैंने आपको क्लास में करवाई दिया है। एक दफ़ा पूरे चैप्टर का अब तक का रिव्यू करके आइएगा। पेज नंबर 92 हमने आज तक पढ़ा है, इसका मतलब ये पहले पेज से लेके पेज नंबर 92 तक आपने सारा का सारी रीड करके आना है, ओवरऑल वीक वाइज भी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मंडे को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे BCG मॉडल, और ट्यूसडे को पास्ट पेपर्स करके वेडनेसडे से अगला पेपर स्टार्ट। और शायद पास्ट पेपर्स हमारे एक के बजाय 2 दिन पे चले जाएं, कोई मसला नहीं, थर्सडे से स्टार्ट कर लेंगे अगला चैप्टर। आपने कहा इफ CRNMA हो तो इसके साथ 3 सब्जेक्ट्स बहुत हैं, CRMA एंड BIA। उससे अगली अटेम्प्ट में PP प्लस ऑडिट पढ़ लीजिएगा। और खुदा ना खास्ता कोई इनमें से एक चैप्टर रह गया, एक सब्जेक्ट रह गया तो उसके साथ अल्लाह ना करे। जी, ऑल ओके। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्शन में मसला है वो एक दफ़ा जो है वो किसी टीचर से इनबॉक्स पे तफसील डिस्कस कर लें। अब पर्सनलाइज किस्म की चैट है, अभी पूरी क्लास के सामने करना थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, बाकी लोग मुझे बोले अल्लाह हाफिज़, मैं आपसे मिलता हूँ मंडे की क्लास में। थैंक यू सो मच।